11 जनवरी 1966, सर्द रात और जगह सोवियत उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, उस रात में इंडियन पॉलिटिक्स का रुख बदल दिया और कोल्ड वॉर के दौरान साउथ एशिया का जियो पॉलिटिकल बैलेंस हमेशा के लिए हिला दिया। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वो नेता जिन्होंने सिर्फ 18 महीने के छोटे से कार्यकाल में देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान के सामने डिसीजन लीडरशिप दिखाई। शांति समझौते पर साइन करने के कुछ घंटों बाद वो अपने कमरे में माइस्टीरियस कंडीशन में डेड पाए गए। ऑफिशियली कहा जाता है नेचुरल डेथ, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इनफेक्शन, पर सवाल यहीं से शुरू होता है। उस रात जो हुआ, मेडिकल प्रोटोकॉल्स का तोड़ना, शरीर की सस्पिशियस कंडीशन, पोस्टमार्टम का ना होना और बाद के सवालों में इम्पोर्टेंट विटनेस की अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा। ये कहानी सिर्फ एक मेडिकल एक्सीडेंट की नहीं लगती, ये कहानी धीरे धीरे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है। इस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में हम उन सब थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो कहती है कि शास्त्री जी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान असैसिनेशन थी। खासकर हम बात करेंगे CIA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की लीड रोल पर, इंडिया के नए नए शुरू हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम से इस मौत के कनेक्शन पर और उस भयंकर कोइंसिडेंस पर जहां डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इंडिया के लेजेंडरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भी कुछ ही समय पहले माइस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में दुनिया छोड़ देता है। ये वीडियो इमोशंस पर नहीं, फैक्ट्स पर बेस्ड होगी। अवेलेबल एविडेंसेस, क्लासिफाइड इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, सब कुछ एक एक करके सामने रखा जाएगा। मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, मकसद है हिस्ट्री के उस धुंधले पन्ने को साफ करना जिस पर दशकों से क्लासिफाइड की मोहर लगी हुई। क्योंकि कुछ राज जितना दबाए जाते हैं उतना ही जोर से सच बनकर उभरते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है, सच अब सामने आने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत समझने के लिए हमें सबसे पहले 1960s के पॉलिटिकल माहौल में जाना होगा। वो दौर जब पूरी दुनिया दो पोल्स में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और बीच में था इंडिया जो नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुनकर दोनों सुपर पावर्स के बीच सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। मई 1964 जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका था। वेस्ट, खासकर CIA का मानना था कि अब इंडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाएगा। नेहरू का स्टेचर इतना बड़ा था कि उनके बाद किसी और लीडर की कल्पना भी मुश्किल लगती थी। और फिर आए लाल बहादुर शास्त्री जी। सादगी, छोटा कद, शांत स्वभाव। वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों जगह एक ही सोच थी, ये लीडर वीक है, ये सिर्फ एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तक में ये लिखा गया शास्त्री जी रंगहीन और डोमेस्टिक लीडर है, जबकि नेहरू को कहा गया इंपीरियल और मेट्रोपोलिटियन पर्सनैलिटी। पर हिस्ट्री ने कुछ और ही लिख रखा था। शास्त्री जी ने बहुत जल्दी सबके अंदाजों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पकड़ मजबूत की, फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बनाया और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर लेजर फोकस रखा। CIA की रिपोर्ट्स में खुद ये माना गया कि शास्त्री जी जो पहले कांग्रेस सिंडिकेट यानी कामराज ग्रुप के कंट्रोल में माने जा रहे थे, अब अपनी पावर कंसोलिडेट कर चुके हैं। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, क्योंकि शास्त्री जी प्रेशर में झुकने वाले लीडर नहीं थे। अप्रैल 1965 पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ में घुसपैठ की और फिर अगस्त सितंबर 1965 फुल स्केल वॉर ऑपरेशन गिब्राल्टर के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन की और चंब जावरियन सेक्टर में प्रेशर बनाया। तब शास्त्री जी ने लिया एक ऐसा फैसला जो साउथ एशिया की हिस्ट्री बदलने वाला था। उन्होंने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया, पंजाब बॉर्डर क्रॉस करो और लाहौर की तरफ बढ़ो। इस डिसीजन ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न एलाइज को भी स्टन्ड कर दिया। अमेरिका जो पाकिस्तान को पैटर्न टैंक्स और सैबर जेट सप्लाई कर रहा था, उसने देखा इंडियन आर्मी ने सिर्फ अटैक रोका नहीं बल्कि लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंच भी गई। उस पल अमेरिका को समझ आ गया, जिसे वो सॉफ्ट लीडर समझ रहा था, वो लीडर अमेरिकन इंटरेस्ट्स के लिए थ्रेट बन रहा है।
प्रेशर टैक्टिक शुरू हुई। अमेरिका ने PN 480 एग्रीमेंट के तहत इंडिया को मिलने वाली गेहूं की सप्लाई डिले कर दी। सोचा इंडिया झुक जाएगा, पर शास्त्री जी ने देश से कहा एक वक्त का उपवास रखो। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। अमेरिका की नज़र में ये था डेंजरस नेशनलिज्म। वॉर के बाद सीन में आया सोवियत यूनियन। सोवियत प्रीमियर अलेक्सियाई कोसिंगिन ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ताशकेंट पीस टॉक्स के लिए बुलाया। कभी कभी अमेरिका ने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो एशिया में सोवियत इन्फ्लुएंस बढ़ता देखकर घबरा रहा था। 4 जनवरी 1966 ताशकेंट टॉक शुरू हुई। पूरे एक हफ्ते तक इंटेंस डिप्लोमेसी, हैवी प्रेशर, क्लोज्ड डोर नेगोशिएशंस। शास्त्री जी पर सोवियत प्रेशर था, एनजी पीर पास और कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज पाकिस्तान को वापस करने का, ताकि पाकिस्तान को या तो सोवियत कैंप के करीब लाया जा सके या कम से कम चाइना से दूर रखा जा सके। और यहाँ से इस कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जो प्रेशर उस कमरे के अंदर था उसकी कीमत सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, कीमत बहुत ज़्यादा थी। अगर शास्त्री जी की मौत के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक ही पॉइंट पर लाकर देखा जाए तो वो पॉइंट है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वही एक्सिस है जिसके अराउंड CIA असैसिनेशन थ्योरी घूमती है। अक्टूबर 1964 चाइना ने लूपनोर में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस एक ब्लास्ट ने पूरे एशिया का सिक्योरिटी बैलेंस हिला दिया। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं था, ये एक एग्जिस्टेशनल डेंजर था। पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठने लगी, इंडिया को भी न्यूक्लियर वेपन बनना चाहिए। और इस आवाज़ के सबसे बड़े चेहरे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर। उन्होंने ओपनली कहा अगर सरकार अप्रूवल दे दे तो इंडियन साइंटिस्ट 18 महीने के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। ऑफिशियली इंडिया की पॉलिसी थी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और शास्त्री जी पर्सनली न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे। ये उनके गांधीयन वैल्यूज़ का हिस्सा था। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा हमारी वर्तमान पॉलिसी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की नहीं, लेकिन चाइना का थ्रेट और भाभा जी का कंसेंट प्रेशर, इन दोनों के बीच शास्त्री जी ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल एनालिसिस बताते हैं कि 1965 में शास्त्री जी ने सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। सब टेरेरियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट यानी SNEP, ऑफिशियल नाम था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE। पर रियलिटी ये थी कि टेक्निकली ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ पहला कदम था। 1965 के वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया पर सेंसस लगाए, तब शास्त्री जी का ये बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो गया, इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंस चाहिए ही चाहिए। 1965 के एंड तक अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी, CIA और दूसरी एजेंसीज इस कंक्लूजन पर पहुंच चुकी थी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स के रास्ते पर है। CIA के नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE ने ये तक प्रेडिक्ट किया कि इंडिया अगले कुछ सालों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। उस वक्त अमेरिका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर काम कर रहा था और वो चाहता था न्यूक्लियर क्लब में कोई नया मेंबर ऐड ना हो। अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाता तो ये सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी का फेलियर नहीं होता, ये एशिया में सोवियत इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग कर देता, क्योंकि इंडिया के रिएक्टर सोवियत और कनाडियन सपोर्ट से चल रहे थे। यहीं पर वॉशिंगटन के अलार्म बेल्स बजने लगे। रॉबर्ट क्राउली के डिस्क्लोजर के मुताबिक, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अमेरिका इंडिया को एक ऐसा देश देख रहा था जो अब पीछे हो रहा है और जो रशियंस के साथ बेड शेयर कर रहा है। और इस पूरी पिक्चर में दो लोग अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्स्टेकल्स बन चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने SNEP को ग्रीन सिग्नल दिया, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिनके पास इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी थी। और जब जियोपॉलिटिक्स में कोई लीडर या साइंटिस्ट सुपर पावर के रास्ते में खड़ा हो जाए तो हिस्ट्री बताती है वो सिर्फ प्रेशर का शिकार नहीं बनता, कभी कभी वो टारगेट बन जाता है। और यहीं से ये कहानी और ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। ताशकेंट में 10 और 11 जनवरी की रात इतनी सस्पिशियस है कि इसे सिर्फ नेग्लिजेंस कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस रात को समझने के लिए हमें चलना होगा मिनट बाय मिनट रिकंस्ट्रक्शन पर, और हर उस एनामोली को देखना होगा जो इस कहानी को और ज़्यादा डार्क बना देती है। ताशकेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक ऑफिशियल रिसेप्शन हुआ। उसके बाद शास्त्री जी अपने विला यानी ढांचा लौटाए।
नॉर्मली शास्त्री जी का खाना उनके पर्सनल सर्वेंट रामनाथ बनाते थे, जो इंडिया से उनके साथ गए थे। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। खाना रामनाथ ने नहीं बल्कि जान मोहम्मद ने बनाया। कौन था जान मोहम्मद? वो था इंडियन एम्बेसडर टी.एन. कौल के पर्सनल कुक। यहाँ पहले सवाल उठता है, प्राइम मिनिस्टर का खाना उसके ट्रस्टेड कुक की बजाय एम्बेसडर के कुक से क्यों बनवाया गया? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का खाना सिर्फ वेरीफाइड और ट्रस्टेड कुक ही बना सकता है। तो ये चेंज क्यों और किस ऑर्डर पर? शास्त्री जी ने सिर्फ लाइट मील लिया, पालक, आलू की सब्जी और एक कड़ी। उन्होंने भोजन बहुत कम खाया। ये डिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में पॉइजनिंग थ्योरीज में खाने या दूध को ही मीडियम माना गया था। रामनाथ ने सिर्फ खाना सर्व किया था, बनाया नहीं था। तो फिर असली कंट्रोल किसके पास था? और एक और शॉकिंग बात, शास्त्री जी के रूम में इंटरकॉम नहीं था, टेलीफोन नहीं था, इमरजेंसी बजर तक नहीं था। सोचो, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एलोटेड विला और वहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। जब रात लगभग 1:20 पर उन्हें खांसी का सीवियर अटैक आया और चेस्ट पेन शुरू हुआ, तो उन्हें खुद चलकर दूसरे रूम में जाकर मदद मांगनी पड़ी। चलें अब इस पूरे केस को अच्छे से मिनट बाय मिनट समझते हैं। 1:20 पर शास्त्री जी को घबराहट महसूस हुई। वो अपने रूम से बाहर आए और स्टाफ को कहा, डॉक्टर आर.एन. चुग को बुलाओ। 1:25 पर डॉक्टर चुग पहुंचे। शास्त्री जी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और अपनी छाती की तरफ इशारा कर रहे थे। 1:30 पर डॉक्टर चुग ने इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दिया, लेकिन दवाई असर करे उससे पहले ही शास्त्री जी बेहोश हो गए। 1:32 पर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया और उनके आखिरी शब्द कहे जाते हैं, राम राम। लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि वो बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे। जब शास्त्री जी का शरीर दिल्ली लाया गया तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और उनकी माँ दोनों शोक में आ गई। शास्त्री जी का पूरा शरीर, खासकर उनका चेहरा और उनकी गर्दन, दोनों नीले पड़ चुके थे। नॉर्मली हार्ट अटैक के बाद बॉडी पेल यानी पीली हो जाती है। नीलापन यानी साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी या पॉइजनिंग का सिग्नल होता है। दूसरी बात, शरीर पूरा फूला हुआ था। तीसरी बात, पेट पर कट मार्क्स, गर्दन के पीछे कट मार्क्स, गर्दन के पीछे से खून बह रहा था। तकिया और चादर भीग चुकी थी। सरकार ने इसके ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि नीलापन एम्बेलमिंग फ्लूइड की वजह से था। कट मार्क्स भी एम्बेलमिंग प्रोसेस का हिस्सा थे, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं एम्बेलमिंग से बॉडी नीली नहीं होती। और गर्दन के पीछे छोटे छेद से खून बहना ज़्यादातर CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, निकलने के पंचर जैसा होता है, और ये पंचर अक्सर पॉइजन टेस्ट के लिए किया जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या सोवियट्स ने कोई सीक्रेट टेस्ट किया था? और अगर किया था तो इंडिया को बताया क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? शास्त्री जी के परिवार ने बार बार पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन एक्टिंग PM गुलजारी लाल नंदा और बाद की सरकारों ने साफ इनकार कर दिया। रीज़न दिया गया, इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। पर ये लॉजिक बिल्कुल बेकार लगता है। अगर मौत नेचुरली थी तो पोस्टमार्टम सच सामने लाता, या किसी देश पर उंगली उठाने का सवाल होता ही नहीं है। पोस्टमार्टम का ना कराना ये सिग्नल है कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। और जब एक देश अपने प्राइम मिनिस्टर की मौत पर सवाल पूछने से भी डरता हो, तो समझ लो कहानी सिर्फ ट्रेजेडी की नहीं होती, वो राज की कहानी होती है। और ये राज आज तक पूरी तरह खुला नहीं है। अगर CIA की एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट पर सबसे डिटेल्ड और शॉकिंग अकाउंट कहीं मिलता है तो वो है जर्नलिस्ट ग्रिगोरी डोगलास की बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो 2013। ये बुक कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये बेस्ड है रियल टैप फोन कन्वर्सेशंस पर, जो डोगलास ने CIA के फॉर्मर सीनियर ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के साथ रिकॉर्ड की थी। रॉबर्ट क्राउली CIA के डायरेक्टोरेट ऑफ प्लान्स में असिस्टेंट डिप्यूटी डायरेक्टर था। ये वही डिपार्टमेंट था जिसे अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स कहा जाता था। याद रखो, ये वही विंग है जो कोवर्ट ऑपरेशंस, काउप्स, असैसिनेशन और रेजिम चेंजेस हैंडल करती थी। 1990s में अपने लाइफ के आखिरी सालों में क्राउली ने डोगलास के साथ लंबी बातें की, और उन बातों में जो कहा गया वो हिस्ट्री को हिला देने वाला था। ग्रिगोरी डोगलास के मुताबिक क्राउली ने सीधा कहा, वी नेल्ड हिम,
60s में हमें इंडिया के साथ प्रॉब्लम हुई जब वो सर उठाने लगे और न्यूक्लियर बम पर काम शुरू कर दिया। इशू ये था कि वो रशियंस के साथ बेड में जा रहे थे। यहीं पर बात सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं रहती, ये कन्फेशन बन जाती है। क्राउली ने शास्त्री जी के लिए एक्सट्रीमली इंसल्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया और कहा कि शास्त्री जी ने न्यूक्लियर टेस्ट को अलाउ करके लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली थी। क्राउली के मुताबिक CIA ने एक ऐसी टेक्निक यूज़ की जिससे मौत बिल्कुल नेचुरल लगे, पॉइजनिंग। CIA के लिए एक स्टैंडर्ड असैसिनेशन मेथड रही है, ऐसा पॉइजन जो हार्ट अटैक जैसे इफेक्ट क्रिएट करता हो। वो पोस्टमार्टम के बिना कभी पकड़ा नहीं जाता। और सबसे शॉकिंग न्यूज़, इसके 13 दिन बाद एक और एक्सीडेंट हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, 11 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत। सिर्फ 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बैकबोन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया फ्लाइट 101 कंचनजोंगा में सफ़र कर रहे थे। प्लेन क्रैश हो जाता है। माउंट ब्लैंक एल्प्स में 117 लोगों की मौत हो जाती है और कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता। क्राउली यही नहीं रुकता, वो इस क्रैश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसके शब्द थे, उस भाभा के साथ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया। वो वियना जा रहा था और उसके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में बम फट गया। हम उसे वियना के ऊपर भी उड़ा सकते थे, लेकिन हमने हाई माउंटेन्स चूज की ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। सोचो, अगर ये सच है तो ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये परफेक्टली एग्जीक्यूटेड इरेजर है। अब बात उठती है कि भाभा वियना क्यों जा रहे थे। डॉक्टर भाभा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। ये माना जाता है कि वहाँ वो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पर कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल्स या अनाउंसमेंट्स दे सकते थे। और फिर सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म, साइंटिफिक लीडरशिप ख़त्म। इंडिया के न्यूक्लियर ड्रीम्स के लिए ये एक मैसिव ब्लो था। इसके बाद इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग 10 साल तक स्लो हो गया और फिर जाकर 1974 में पोखरण 1 पॉसिबल हो पाया। माउंट ब्लैंक क्रैश में ऑफिशियल फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन ने कहा पायलट एरर, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्रैश साइट से मिले टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, बाद के सालों में माउंटेनियर्स को मिले स्ट्रेंज डेब्रीज। कई एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिकेजेस का पैटर्न मिड एयर एक्सप्लोजन या किसी मिसाइल दूसरे एयरक्राफ्ट से कोलिजन की तरफ इशारा करता है, ना कि सीधी पहाड़ से टकराने की कहानी। जब डॉट्स जोड़ने लगते हैं, एक ही पखवाड़े में प्राइम मिनिस्टर डेड, चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डेड और दोनों का लिंक इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, तब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि क्या हुआ, असली सवाल होता है ये सब क्यों हुआ। और अगर क्राउली के शब्द सच हैं तो ये कहानी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये कोल्ड वॉर के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है और शायद सबसे ज़्यादा अनसॉल्व्ड भी। CIA के अलावा इस कहानी में और भी प्लेयर्स हो सकते हैं, और अगर हम सिर्फ एक ही एंगल पर फोकस करेंगे तो शायद पूरी पिक्चर कभी सामने ही ना आए। सोवियत यूनियन, इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स, दोनों को इग्नोर करना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। शास्त्री जी की मौत के तुरंत बाद खुद सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने इस केस पर सस्पिशन रेज किया था। सुबह 4 बजे के आसपास रशियन बटलर अहमद स्टोरोव और इंडियन कुक जान मोहम्मद, दोनों को KGB ऑफिसर्स ने कस्टडी में ले लिया था। सोचो, अगर मौत बिल्कुल नेचुरल होती तो KGB को इंटेरोगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती। बाद में अहमद स्टोरोव ने एक इंटरव्यू में कहा, हमें एक डंजन जैसी जगह में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जहर दिया गया है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ घंटों की क्वेश्चनिंग के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। यहाँ एक ब्रूटल रियलिटी सामने आती है। अगर ये प्रूव हो जाता कि सोवियत लैंड पर एक गेस्ट प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ है तो ये USSR के लिए डिप्लोमेटिक डिजास्टर होता, ग्लोबल एम्प्रेसमेंट होती। इसलिए ये पॉसिबली बहुत स्ट्रॉन्ग है कि KGB को कुछ सच पता चल गया हो, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कवर अप इज सेफर देन ट्रुथ। सोवियत डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के बिना ही मेडिकल रिपोर्ट पर साइन कर दिया। इस रिपोर्ट पर डॉक्टर RN चुक के भी सिग्नेचर थे, शायद प्रेशर के अंडर, और
यहीं से मेडिकल नैरेटिव ऑफिशियली लॉक कर दिया गया। अब बात करते हैं उस आदमी की जो उस रात किचन में था, जान मोहम्मद, वही इंसान जिसने शास्त्री जी का आखिरी खाना बनाया था। शास्त्री जी के परिवार का कहना है कि उन्होंने जान मोहम्मद के बिहेवियर में नोटिसेबल चेंज देखा था। पर सबसे शॉकिंग बात अब आती है। ताशकंद से लौटने के बाद जान मोहम्मद को राष्ट्रपति भवन में जॉब मिल जाती है। सोचो इस बात को, एक ऐसा आदमी जो एक सस्पिशियस डेथ के सेंटर में हो, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जहर देने का शक हो, उसे देश के सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। कैसे, क्यों, किस ऑर्डर पर? यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता। इसी पॉइंट पर एक और थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इनसाइडर असिस्टेंस। मतलब सिर्फ बाहरी फोर्सेस ही नहीं, बल्कि अंदर से भी किसी ना किसी ने रास्ता खोला होगा। सिक्योरिटी लैप्सेस का चेंज, पोस्टमार्टम का रिफ्यूजल और फिर सस्पिशियस लोगों का रिवॉर्ड, ये सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में इशारा करते हैं। कभी कभी हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइम्स बाहर से नहीं, अंदर से पॉसिबल होते हैं। और जब सच इंटरनेशनल प्रेस्टीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पावर स्ट्रक्चर्स को हिला दे, तो अक्सर सच को दफन कर दिया जाता है। शास्त्री जी की मौत के साथ शायद वही हुआ। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है, सवाल आज भी जिंदा है, लेकिन जवाब अब भी फाइल्स के अंधेरे में बंद है। शास्त्री जी की मौत के बाद सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ थी इंडियन गवर्नमेंट का बिहेवियर। ना कोई अर्जेंसी, ना कोई ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, ना कोई सवालों के जवाब, बस एक डिफेंसिव साइलेंस। और जब हम इस साइलेंस को डिटेल में तोड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं लगती, ये प्लान्ड कवर अप जैसा लगता है। सबसे पहला रेड फ्लैग, एक प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन लैंड पर मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और फिर भी नो जुडिशियल इंक्वायरी, नो पोस्टमार्टम, नो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, ऊपर से डॉक्यूमेंट्स को छिपाना और विटनेस का एक एक करके गायब हो जाना, ये सब मिलकर एक ही कहानी बोलते हैं। लेकिन फिर भी 1977 में एक उम्मीद जगी थी जो खुद गायब हो गई। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी तो लगा शायद अब सच सामने आएगा। 1977 में राजनारायण इंक्वायरी कमेटी बनाई गई शास्त्री जी की मौत की जांच के लिए। कमेटी ने कई विटनेस के स्टेटमेंट्स लिए, मल्टीपल एंगल से इंक्वायरी की, पर फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट, इस कमेटी की रिपोर्ट कभी पार्लियामेंट की टेबल पे आई ही नहीं, ना पब्लिक हुई, ना अर्चावी में मिली। आज तक किसी को नहीं पता वो रिपोर्ट है भी या नहीं। आरटीआई के जवाब में पार्लियामेंट लाइब्रेरी और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दोनों ने कहा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोचो इस बात को, इंडिया के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है जिसके अंदर एक ऑफिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी तरह से गायब हो जाती है। इस पूरे केस में जो गवाह बोल सकते थे वो कभी बोल ही नहीं पाए, कि जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे की विटनेस के साथ सस्पिशियस चीज़ें होती गई। किसी की अनएक्सप्लेन्ड डेथ, किसी का सडन साइलेंस, किसी का एक्सीडेंट। टाइमिंग भी ऐसी और तरीका भी ऐसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेशनल हिट एंड रन ऑपरेशंस होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बेसिक रूल होता है, ट्रुथ को सोर्स पर ही ख़त्म कर दो। गवाह ही नहीं रहेंगे तो सच खुद ब खुद मर जाएगा। और फिर इसके बाद आरटीआई ने जो दरवाज़ा खोला 2009 में, उसको दोबारा से बंद कर दिया गया। 2009 में मिशन नेताजी और रिसर्चर अनुज धर ने आरटीआई के थ्रू शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे। पीएमओ का रिप्लाई आया और वो रिप्लाई और ज़्यादा डेंजरस था। पीएमओ ने एक्सेप्ट किया कि उनके पास एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन आरटीआई एक्ट की सेक्शन 81A के तहत उसे पब्लिक करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने रीज़न दिया कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए तो फॉरेन रिलेशंस को नुकसान पहुंच सकता है, देश में अनरेस्ट फैल सकता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का वायलेशन हो सकता है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर शास्त्री जी की मौत नेचुरल थी तो 40-50 साल बाद डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करने से फॉरेन रिलेशंस कैसे ख़राब हो सकते हैं? कौन सा देश आज भी इस सच से ऑफेंड हो जाएगा? ये इनकार ही सबसे बड़ा एविडेंस बन जाता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा छिपा रही है जो किसी फॉरेन पावर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो या रसिया। सच इतना भारी है कि उसे आज भी पेपर पर लाना खतरनाक माना जाता है। और जब एक देश अपने ही प्राइम मिनिस्टर की मौत पर फाइल खोलने से डरता हो तो समझ लो ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, नेशंस प्रोटेक्टेड सीक्रेट है।
और शायद इस सीक्रेट का बोझ आज भी सिस्टम उठाए घूम रहा है। अब जरा सोचो, अगर ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है तो टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों है? पॉलिटिकल और साइंटिफिक लीडरशिप एक ही पखवाड़े में क्यों गायब हुई? फाइल्स आज भी क्लासिफाइड क्यों है? और अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो फिर ये कहानी सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की मौत की नहीं, इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर को डिले करने की कहानी है। कभी कभी हिस्ट्री बुलेट से नहीं, फाइल्स बंद करके लिखी जाती है, और शास्त्री जी का केस शायद उसी तरह लिखा गया है, साइलेंस के इंक से। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को सिर्फ हार्ट फेलियर कहकर हिस्ट्री के पन्ने पलट देना शायद सबसे बड़ी आसानी होगी, लेकिन जब हम इस कहानी के सारे टुकड़े एक साथ रखते हैं, CIA का डिक्लेयर्ड एजेंडा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, 1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी का बढ़ता हुआ स्टेशन, ताशकंद में हुई सिक्योरिटी लैप्सेस, उनका सस्पिशियस बॉडी कंडीशन, डॉक्टर होमी भाभा की मिस्टीरियस डेथ और भारत में बाद में की विटनेस का सिस्टमेटिकली ख़त्म होना, तो एक तस्वीर उभर कर आती है, और वो तस्वीर नॉर्मल नहीं है, वो तस्वीर डरावनी है। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स के शिकार बन गए। उस समय अमेरिका वियतनाम वॉर में फंसा हुआ था और सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन से घबरा रहा था। ऐसे में इंडिया का एक नया न्यूक्लियर पावर बनकर उभरना अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, और यहीं पर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है, शास्त्री जी प्लस होमी भाभा, एक तरफ पॉलिटिकल विल, दूसरी तरफ साइंटिफिक कैपेबिलिटी। ये कॉम्बिनेशन अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट थ्रेट था। रॉबर्ट क्रोवली के रिवलेशंस चाहे पूरी तरह वेरीफाइड ना भी हो, उन कई अनएक्सप्लेन्ड कोइंसिडेंसेस को एक लॉजिकल धागे में पिरो देते हैं, जो वरना समझ के बाहर लगते हैं। कभी कभी सीधा सबूत नहीं होता, वो पैटर्न्स में छिपा होता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में शास्त्री जी की मौत नेचुरल थी, तो भारत सरकार आज तक डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई क्यों नहीं करती? क्या डर है कि सच सामने आने पर अमेरिका या रसिया के साथ रिलेशंस टूट जाएंगे, या फिर कहीं इस कहानी में अपने ही कुछ लोगों की मिली भगत छिपी हुई है? ये सवाल सिर्फ बाहर वालों पर उंगली नहीं उठाता, ये अंदर की चुप्पी पर भी सवाल करता है। आखिर में एक बात समझनी जरूरी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये मौत थी भारत के एक संभावित फ्यूचर की, एक ऐसा फ्यूचर जहां भारत 1960s में ही न्यूक्लियर पावर बन सकता था, इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता था, और दुनिया की राजनीति में अपनी शर्तें रख सकता था। ताशकंद की वो रात आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही है, और जय जवान जय किसान का नारा देने वाली वो महान आत्मा शायद आज भी सच की मांग कर रही है, जो फाइल्स में दफन कर दिया गया, क्योंकि कुछ सच मरते नहीं हैं, बस इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात पर गौर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शायद लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को इतनी आसानी से इसलिए दबा दिया गया क्योंकि हम उस दिन एक नहीं थे। हमने अपने प्रधानमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री नहीं, एक पार्टी का कार्यकर्ता मान लिया। और यहीं से सबसे खतरनाक गलती शुरू होती है। जब प्रधानमंत्री को हम पार्टी लेंस से देखते हैं, तो उस पार्टी से नफरत करने वाले लोग उस परिस्थिति में भी अपना फ़ायदा ढूंढने लगते हैं। कोई सच छिपा देता है, कोई सवाल नहीं पूछता, और कोई कह देता है छोड़ो ये तो उसकी पार्टी का मामला है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे भारत का होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान कहने वाले सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत की आत्मा की आवाज़ थे। और जिस दिन हमने उस पद की गरिमा से बड़ा अपनी राजनीति को मान लिया, उस दिन से सच को दफन करना आसान हो गया। हमें समझना होगा, कितनी भी नफरत हो, कितनी भी असहमति हो, कितनी भी राजनीतिक लड़ाई हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी की इज्जत करना देश की इज्जत करना होता है। क्योंकि जब बात इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की होती है, तो दुनिया किसी पार्टी को नहीं देखती, वो सिर्फ इंडिया देखती है। अगर हम खुद बटे रहेंगे तो दुनिया की राजनीति हमें तोड़ने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन अगर हम एकजुट खड़े हुए तो कोई CIA, कोई KGB, कोई विदेशी ताकत भारत के भविष्य के साथ खेलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। शास्त्री जी की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एक चेतावनी की जब देश अपने ही प्रधानमंत्री के लिए एक नहीं होता, तो सच्चाई सबसे पहले मरती है। आज भी वक्त है,
प्रधानमंत्री को पार्टी से ऊपर रखो, पद की इज्जत करो और देश के लिए एक आवाज़ बनो, क्योंकि भारत किसी एक विचारधारा से नहीं, हम सबकी एकता से मजबूत बनता है। और यही शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।